तो नमस्कार। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की श्रेणी में आज हम दो नए टॉपिक पे बात करेंगे। न्याय और व्यक्तिवाद से सभी संबंधित क्वेश्चनों को हम कंप्लीट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, न्याय से संबंधित पहला क्वेश्चन, प्लेटो की न्याय की अवधारणा का निम्न में से कौन सा केंद्रीय लक्षण है? तो न्याय से संबंधित इसका जो केंद्रीय लक्षण है, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी समन्वय। आप देख सकते हैं इसको। प्लेटो के अनुसार अपने प्रकृतिस्थ गुणों के अनुसार कार्य करना न्याय है। तृष्णा, साहस और विवेक के आधार पर प्लेटो ने लोगों का वर्गीकरण किया है। वैयक्तिक स्तर पर न्याय तभी सुलभ होता है जब इन तीनों गुणों का आपस में समन्वय और विवेक मार्गदर्शन करे। सार्वजनिक स्तर पर भी उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और संरक्षक वर्ग, जो क्रमशः तृष्णा, साहस और विवेक का प्रतिनिधित्व करते हैं, न्याय की अभिव्यक्ति के लिए अपने अपने कार्य करने होंगे। तो प्लेटो के द्वारा जो है न्याय से संबंधित तीन गुणों को जो बताया गया है, तृष्णा, साहस और विवेक को इसका आधार माना गया है। अगला क्वेश्चन है, प्लेटो की रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है? तो प्लेटो की जो बुक लिखी गई थी रिपब्लिक, उसका उपशीर्षक जो है इसी से संबंधित है, यानी इसका आंसर न्याय से संबंधित पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लेटो ने रिपब्लिक में विभिन्न व्यक्तियों के मध्य हुए लंबे संवादों के माध्यम से स्पष्ट किया है कि हमारा न्याय से सरोकार होना चाहिए। रिपब्लिक का उपशीर्षक न्याय से ही संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, न्याय का अर्थ है कि, इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, राइट हो जाएगा, कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, ये इसमें राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। आप देख सकते हैं, सभी प्रकार के भेदभाव का अभाव ही न्याय है। ऑगस्टाइन के अनुसार न्याय एक व्यवस्थित और अनुशासित जीवन व्यतीत करने तथा उन व्यक्तियों के कर्तव्यों का पालन करने में है जिनकी ये व्यवस्था मांग करती है कि वे आगे कहते हैं कि जिन राज्यों में न्याय नहीं रह जाता वे डाकुओं के झुंड मात्र कहे जा सकते हैं। ये सेंट ऑगस्टाइन के द्वारा कहा गया था, जिन राज्यों में न्याय नहीं रह जाता वे डाकुओं के झुंड मात्र कहे जा सकते हैं। अन्य इंपोर्टेंट फैक्ट की बात करेंगे तो थ्रेसीमेकस के अनुसार, थ्रेसीमेकस कहते हैं कि न्याय जो है शक्तिशाली का हित है, अर्थात न्याय जो है जो शक्तिशाली लोग होते हैं उनके हित में रहता है, ये थ्रेसीमेकस का कहना है। वहीं सेफेलस कहते हैं न्याय सत्य बोलने तथा अपना कर्ज चुकाने में ही है। और प्लेटो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का अपना विशिष्ट कार्य करना तथा दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है, ये प्लेटो के द्वारा कहा गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, प्लेटो ने समर्थन किया है। प्लेटो ने किसका समर्थन किया है? न्याय का तात्विक सिद्धांत जो है इसका समर्थन किया है प्लेटो के द्वारा, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। आप देख सकते हैं प्लेटो ने न्याय की अवधारणा को जिन द्वंद्वात्मक प्रक्रिया द्वारा उद्घटित किया है उससे न्याय के विधिक और सार्वभौमिक सिद्धांत को समर्थन नहीं मिलता है। प्लेटो का न्याय देश काल से आबद्ध स्वेच्छाचारी दर्शन पर आधारित है जिसे विधि का संरक्षण प्राप्त नहीं है। संपूर्ण न्याय प्रणाली को दार्शनिक राजा पर आधारित कर न्याय के तात्विक सिद्धांत का समर्थन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित होता है किससे सुनिश्चित होता है? यानी संविधान से, ये बी राइट हो जाएगा इसका। राज्यव्यवस्था का प्रभाव समाज के सभी व्यक्तियों पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पड़ता है। सभी व्यक्तियों को समान अवसर समान रूप से प्राप्त होने चाहिए। राजनीतिक शक्तियों द्वारा सभी व्यक्तियों की लाभ प्राप्ति भी सुनिश्चित होनी चाहिए, यही राजनीतिक न्याय है। इसकी प्राप्ति स्वाभाविक रूप से एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत ही की जा सकती है जिसका आधार जो है संविधान होता है। अन्य महत्वपूर्ण फैक्टों में आप देख सकते हैं इसको। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। राजनीतिक न्याय से तात्पर्य है कि वे सभी को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट से संबंधित, कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है, इससे देख लेते हैं। राजनीतिक जीवन की सर्वोच्च अच्छाई न्याय है। न्याय व्यक्ति को उसका अपेक्षित प्रदान करता है तथा दंड अथवा क्षतिपूर्ति के माध्यम से उसकी त्रुटियों को ठीक करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी ए और आर दोनों सही हैं और उसकी व्याख्या भी सही है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। प्लेटो का न्याय संबंधी सिद्धांत स्थिर तथा निष्क्रिय, आत्मानुवादी, अनैतिक, अव्यवहारिक व अमनोवैज्ञानिक है। यह कथन किसका है? यह बार्कर के द्वारा कहा गया था। अमनोवैज्ञानिक है, यानी प्लेटो के आलोचक के रूप में बार्कर के द्वारा प्लेटो का जो न्याय संबंधी सिद्धांत था उसको निष्क्रिय और अमनोवैज्ञानिक कहा गया था। रॉल्स की न्याय की अवधारणा किससे संबंधित है? तो रॉल्स की न्याय की जो अवधारणा है वो उदारवादी है, यानी उदारवाद से संबंधित है। इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। आप देख सकते हैं जॉन रॉल्स को 1921 से 2002 20वीं सदी के उदारवादी परंपरा के अमेरिकी विचारक थे। इनकी पुस्तक द थ्योरी ऑफ जस्टिस
जो लिखी गई थी न्याय पर आधारित थी। इसमें इन्होंने आज के उदारवादी समतावादी राज्य के अनुरूप न्याय का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इनका न्याय सिद्धांत जो है हॉब्स, लॉक, रूसो की भांति सामाजिक समझौते पर आधारित है। इनके न्याय सिद्धांत को शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय सिद्धांत भी कहा जाता है। इनके अनुसार राज्य का कार्य केवल सामाजिक व्यवस्था की सुरक्षा करना नहीं है, बल्कि सबसे अधिक जरूरतमंद लोगों की आवश्यकताओं को उच्चतम सामाजिक आदर्श बनाकर मूल पदार्थों को पुनर्वितरण द्वारा उपलब्ध कराना है। रॉल्स के अनुसार न्याय पुरस्कार सिद्धांत न होकर क्षतिपूर्ति का सिद्धांत है। ये जॉन रॉल्स के द्वारा कहा गया था। अगले क्वेश्चन की बात करें, किसने न्याय को फेयरनेस यानी उचितता के रूप में परिभाषित किया था? ये जॉन रॉल्स के द्वारा ही किया गया था। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन समुदायवादी विचारक है? तो समुदायवादी विचारक की बात करेंगे चार्ल्स टेलर, इसमें राइट हो जाएंगे, यानी ए इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, समुदायवादी दृष्टिकोण ऐसी वितरण व्यवस्था का समर्थन करता है जिसमें समुदाय के प्रति व्यक्ति प्रतिबद्धता पर बल दिया जाता है। चार्ल्स टेलर ने अपनी कृति फिलोसॉफिकल पेपर्स में तर्क दिया कि विभिन्न व्यक्ति एक दूसरे से कही हुई इकाइयां नहीं हैं। कोई भी व्यक्ति केवल समुदाय विशेष के अंतर्गत ही अपने लिए शुभ की संकल्पना कर सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, एक बेहतर न्यायिक समाज की प्रकृति तथा उद्देश्य न्याय सिद्धांत के मौलिक अंग हैं। यह किसका कथन है? तो ये जॉन रॉल्स के द्वारा कहा गया था कि एक बेहतर न्यायिक समाज की प्रकृति जो है उद्देश्य न्याय सिद्धांत के मौलिक अंग हो सकते हैं। ये रॉल्स का मानना था। अपनी जो पुस्तक थ्योरी ऑफ जस्टिस लिखी थी उनके द्वारा, उसमें उन्होंने सामाजिक संविदा और कांट की विधि के दर्शन को पुनर्जीवित करने का प्रयास भी किया था। जॉन रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत को शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय की संज्ञा भी प्रदान की थी। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जॉन रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत को क्या संज्ञा दी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय की संज्ञा जॉन रॉल्स के द्वारा दी गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, रॉल्स के अनुसार न्याय के लक्षण क्या हैं? तो ये सभी लक्षण उनके न्याय समाज का प्रथम सद्गुण है, प्रक्रियात्मक न्याय की प्रधानता और सामाजिक न्याय से सरोकार। ये तीनों रॉल्स के न्याय से संबंधित विशेषताएं हैं, यानी डी इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट इनके देख सकते हैं आप रॉल्स के द्वारा। रॉल्स जो है न्याय समाज का प्रथम सद्गुण है, यह प्रक्रियात्मक होता है, इसका सरोकार सामाजिक न्याय से होता है। रॉल्स के द्वारा न्याय के संबंध में महत्वपूर्ण जो फैक्ट क्या क्या कहे गए थे, आप इनको अच्छे से रीड कर सकते हैं। हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, यह किसने प्रतिपादित किया कि न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्राथमिक गुण है? यह कहा था जॉन रॉल्स ने ही कहा था कि न्याय जो है सामाजिक संस्थाओं का प्राथमिक गुण होता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, यह किसने प्रतिपादित किया कि न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्राथमिक गुण है? तो ये जॉन रॉल्स, यानी ए इसका राइट हो जाएगा। सामाजिक संस्थाओं का संबंध जो है न्याय से, इसका जो प्राथमिक गुण है ये जो है जॉन रॉल्स के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसने यह विचार व्यक्त किया कि यदि न्याय व्यवस्था न हो तो राज्य लुटेरों की टोली बन जाता है? तो ये भी एक्सप्लेनेशन हमने रीड किया था, तो इसका आंसर हो जाए सेंट ऑगस्टाइन के द्वारा कहा था कि यदि राज्य व्यवस्था में न्याय प्रणाली नहीं होगी तो राज्य क्या हो जाएगा, लुटेरों की टोली बन जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, आप इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से रीड कर सकते हैं, ठीक है। वहीं अन्य दार्शनिकों के अनुसार जो विचार दिए गए थे, थॉमस एक्विनास मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्रत्येक व्यक्ति को उसके अपने अधिकार देने की निश्चित और सनातन इच्छा न्याय है। ये थॉमस एक्विनास के द्वारा कहा गया था। और वहीं प्लेटो की बात करें, न्याय मानव आत्मा की उचित अवस्था और मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक मांग होती है। अगला क्वेश्चन है, यदि न्याय को पृथक कर दिया जाए तो राज्य एक लुटेरों की संपत्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यह कथन जो है सेंट ऑगस्टाइन के द्वारा कहा गया था। 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, जिन राज्यों में न्याय नहीं होता वह डाकू का समूह है। यह शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका सेंट ऑगस्टाइन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसके अनुसार शक्तिशाली का हित ही न्याय है? ये कोटेशन हमने देखी थी इससे पहले, तो इसका आंसर थ्रेसिमैकस हो जाएगा, यानी सी इसका आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं यूनानी दार्शनिक प्लेटो न्याय के सर्वमान्य निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए कुछ दार्शनिकों जैसे सेफोलस की बात करें, ग्लूकोन की बात करें, एंडीमेंटस की बात करें और थ्रेसिमैकस के साथ संवाद करता है, जिससे ये दार्शनिक निम्न परिभाषा देते हैं। ग्लूकोन में भी न्याय जो है भय की संतान है, यानी न्याय को भय की संतान कहा था ग्लूकोन के द्वारा। सोक्रेटिस सुकरात के द्वारा भी न्याय से संबंधित एक कोटेशन दी गई है। न्याय व्यक्तियों का परस्पर संबंध है जो सामाजिक संगठन पर आश्रित है, अथवा समुदाय की संरचना के संदर्भ में इसका अध्ययन उपयुक्त है, व्यक्ति के आचरण की विशेषता के रूप में नहीं।
अगला क्वेश्चन है शक्तिशाली का हित ही न्याय है, यह किसने कहा था? यह थ्रेसिमेकस के द्वारा कहा गया था। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। किसके अनुसार न्याय शक्तिशाली का हित है? थ्रेसिमेकस, यानी 20 का आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जस्टिस शब्द जस से निकला है, जस का संबंध निम्न में से किस भाषा से है? तो इसका लैटिन भाषा से, जस्टिस शब्द जो लैटिन भाषा का शब्द है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जस्टिस शब्द जो है जज से निकला है, जिसका संबंध जो लैटिन भाषा से है, जज का अर्थ कानून या न्याय है। लैटिन भाषा में न्याय को जस्टिसिया भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सामाजिक न्याय की अवधारणा पर निम्न में से कौन बल देता है? तो इसका मार्क्सवादी सामाजिक न्याय की अवधारणा पर बल देते हैं, यानी सामाजिक न्याय की बात मार्क्सवादियों के द्वारा की गई थी। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन, सामाजिक न्याय से तात्पर्य क्या है? तो तात्पर्य सभी प्रकार के भेदभाव यथा जाति, रंग, धर्म, लिंग आदि पर आधारित सुविधा समाप्त हो। ये सामाजिक न्याय में मार्क्सवादियों के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अंबेडकर के सामाजिक और राजनीतिक दर्शन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो अंबेडकर की बात करें तो अंबेडकर के द्वारा भी सामाजिक न्याय की बात की गई थी। अंबेडकर ने सामाजिक और राजनीतिक दर्शन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू सामाजिक न्याय है। अंबेडकर आजीवन समाज के दलित एवं पिछड़े वर्ग के अधिकारों के हितों की सिद्धि हेतु संघर्ष करते रहे। यूनानी दार्शनिकों ने न्याय के किस पहलू पर बल दिया था? तो यूनानियों के द्वारा जो 27 का आंसर है, नैतिक न्याय की बात इनके द्वारा की गई थी। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, यूनानी न्याय की अवधारणा का संबंध किससे है? यूनानी का संबंध नैतिक न्याय से ही है, यानी मॉरल न्याय की बात उनके द्वारा की गई थी। मॉरलिटी की बात यूनानियों के द्वारा की जाती है। यूनानी न्याय की अवधारणा का संबंध, फिर क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो मॉरलिटी यानी नैतिकता से संबंधित हो जाएगा। 20 का आंसर हो जाएगा। वितरक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले किया गया था। तो वितरक न्याय की बात किसके द्वारा की गई थी? सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन की बात, जो वितरक न्याय की बात अरस्तु के द्वारा ही की गई थी, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। आप देख सकते हैं, वितरक न्याय या वितरण न्याय, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का प्रतिपादन सर्वप्रथम अरस्तु द्वारा किया गया था। अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करेंगे, अरस्तु के अनुसार न्याय का सरोकार मानवीय संबंधों के नियमन से है। ये दो प्रकार के होते हैं, वितरण न्याय और प्रतिवर्ती न्याय। कम्यूटेटिव जस्टिस या परिशोधनात्मक न्याय, ठीक है, रिफेक्शनरी जस्टिस, और प्रतिकारात्मक न्याय, रेमिडियल जस्टिस की बात इनके द्वारा की गई थी। वितरण न्याय का संबंध सम्मान या धन संपदा के वितरण से है। यह जो है विधायक के क्षेत्र में आता है। इसका मूल सिद्धांत है कि समान लोगों के साथ समान बर्ताव किया जाए, परंतु अरस्तु के अनुसार यह वितरण अंकगणितीय अनुपात से न होकर रेखागणितीय अनुपात से होना चाहिए। अर्थात सबको बराबर हिस्सा नहीं मिलना चाहिए, बल्कि प्रत्येक को अपनी अपनी योग्यता के अनुसार हिस्सा मिलना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है, तो इसे देख लेते हैं। इससे पहले हम कंप्लीट कर चुके हैं इसका आंसर डी हो जाएगा। न्याय बलवानों का हित है। बलवानों की बात करें या शक्तिशाली का हित है, ये किसके द्वारा कहा गया था? थेसिमेकस के द्वारा कहा गया था, यानी इसका आंसर दूसरा हो जाएगा। व्यक्ति द्वारा अपनी प्रकृति के अनुरूप अपने कार्यों का संपादन ही न्याय है। तो व्यक्ति द्वारा अपनी प्रकृति के अनुरूप अपने कार्यों का संपादन ही न्याय है। ये किसके द्वारा कहा गया था? प्लेटो के द्वारा। अर्थात उसे दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ये प्लेटो ने कहा था, यानी दूसरे का बी का तीसरा हो जाएगा। और सार्वजनिक उपयोगिता न्याय की उत्पत्ति का एकमात्र स्रोत है। तो सार्वजनिक उपयोगिता की बात जो है न्याय में किसके द्वारा कहा गया था? ये सार्वजनिक उपयोगिता की बात जो है किसके द्वारा कहा गया था? इसका देख लेते हैं। इसका फोर्थ ह्यूम के द्वारा कहा गया था। सार्वजनिक उपयोगिता न्याय की उत्पत्ति का एकमात्र स्रोत जो है ह्यूम के द्वारा कहा गया था। और अंतिम डी है, न्याय का अर्थ प्राथमिक वस्तुओं का न्यायपूर्ण वितरण है। तो वितरण की बात जो है रॉल्स के द्वारा की गई थी। न्याय का अर्थ प्राथमिक वस्तुओं का न्यायपूर्ण वितरण, ये जॉन रॉल्स के द्वारा कहा गया था। इसका आंसर प्रथम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, संसद और संविधान इसके उपकरण हैं। तो कानूनी न्याय के संसद और संविधान इसके किसके उपकरण हो जाएंगे? कानूनी न्याय के उपकरण हो जाएंगे। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, न्याय का वितरणात्मक सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। तो वितरणात्मक न्याय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? जॉन रॉल्स के द्वारा। इसका आंसर भी डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, किसने न्याय को न्याय उचितता के रूप में घोषित किया था? तो ये जॉन रॉल्स के द्वारा ही न्याय को न्याय उचितता के रूप में घोषित किया गया था। आप देख सकते हैं, जॉन रॉल्स ने न्याय को सर्वोच्च गुण माना है। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय का समर्थन करते हुए भी कमजोर वर्गों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए औचित्यपूर्ण बनाने का समर्थन किया गया है, जिससे कि न्याय के वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति हो सके। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से किसने घोषित किया कि न्याय औचित्यपूर्ण है? तो जॉन रॉल्स के द्वारा ही कहा गया था, न्याय शुद्ध प्रक्रियात्मक रूप से न्याय औचित्यपूर्ण है। न्याय आत्मा का गुण है और अन्याय दुर्गुण किसने कहा है? तो ये प्लेटो के द्वारा कहा गया है कि न्याय जो है आत्मा का गुण होता है और अन्याय जो है दुर्गुण होता है। आत्मा का दुर्गुण
गुण होता है। अगला टॉपिक व्यक्तिवाद से संबंधित है। तो व्यक्तिवाद और न्याय दोनों एक साथ करेंगे, ये हमने पहले ही कहा था आपको। चलिए इस व्यक्तिवाद से संबंधित क्वेश्चनों को, सभी क्वेश्चनों को हम इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन व्यक्तिवाद से संबंधित क्वेश्चन, व्यक्तिवाद और समाजवाद में किस प्रकार का संबंध है। तो व्यक्तिवाद और समाजवाद में जो है परस्पर विरोध का संबंध है। आपस में व्यक्तिवाद और समाजवाद क्या है, एक दूसरे के अपोजिट बात रखते हैं। तो देख लेते हैं व्यक्तिवाद और समाजवाद क्या कहता है। समाजवाद व्यक्तिवाद परस्पर विरोधी विचारधाराएं हैं। व्यक्तिवाद राज्य में हस्तक्षेप का समर्थन करता है। ठीक है, व्यक्तिवाद अर्थात राज्य की बात करता है और उसमें हस्तक्षेप का समर्थन करता है जो पूंजीवाद को बढ़ावा देता है। वहीं पूंजीवाद के अंतर्गत उत्पादन, वितरण और विनिमय के प्रमुख साधन निजी स्वामित्व में रहते हैं। इसके विरोध में समाजवाद का उदय हुआ। समाजवाद के अनुसार राज्य में उत्पादन, वितरण और विनिमय के प्रमुख साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व और नियंत्रण स्थापित होना चाहिए। ये समाजवाद के द्वारा कहा गया था कि समाज में उत्पादन, वितरण और विनिमय के प्रमुख साधनों पर जो सार्वजनिक स्वामित्व का नियंत्रण स्थापित होना चाहिए, ये समाजवाद के द्वारा कहा गया था। यानी इसमें नियंत्रण होना चाहिए कहा गया था, और व्यक्तिवाद कहता है इसमें नियंत्रण नहीं होना चाहिए। इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, इनमें से किस विचार को प्राय व्यक्तिवादी विचारक अपने अनुकूल पाते हैं। किसको पाते हैं? डार्विन का अनुकूलतम की अतिजीविता का सिद्धांत जो है व्यक्तिवादी इसको अपने अनुकूल पाते हैं। यानी जो डार्विन के द्वारा अनुकूलतम का सिद्धांत दिया था उसको अपनी ओर, यानी उसके परस्पर सामंजस्य की भावना डार्विन के अनुकूलतम सिद्धांत को निश्चित किया गया है। आप देख सकते हैं व्यक्तिवादी विचारक डार्विन की अनुकूलतम की अतिजीविता का सिद्धांत को अपनी विचारधारा के अनुकूल ये लोग पाते हैं। व्यक्तिवादी विचारधारा के अनुसार व्यक्ति अपने हित का सर्वोत्तम निर्णायक है और उसकी सिद्धि करते समय वह दूसरों के हित साधनों में योग देता है। अतः राज्य का अन्य कोष अथवा संस्था भी व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति स्वयं राज्य या अन्य किसी संस्था के लिए नहीं है। प्रमुख व्यक्तिवादी विचारकों में हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज की संकल्पना जीवित प्राणी ऑर्गेनिज्म के रूप में की है जिसमें विकास की प्रवृत्ति पाई जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो प्रमुख व्यक्तिवादी विचारक हर्बर्ट स्पेंसर थे, उन्होंने समाज की संकल्पना को जीवित प्राणी यानी ऑर्गेनिज्म के रूप में की थी। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह कथन किस विचारधारा से संबंधित है। ठीक है, तो राज्य को एक आवश्यक बुराई कौन मानते हैं? व्यक्तिवादी मानते हैं। ठीक है, व्यक्तिवाद राज्य को एक आवश्यक बुराई के रूप में देखते हैं, तो इसका आंसर बी राइट हो जाएगा, यानी व्यक्तिवाद। आप देख सकते हैं व्यक्तिवादी सिद्धांत राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते हैं। आवश्यक इसलिए कि केवल राज्य ही लोगों के जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता की रक्षा कर सकता है। आवश्यक इसलिए कि केवल राज्य ही लोगों के जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता की रक्षा कर सकता है, तथा बुराई इसलिए कि राज्य प्रत्येक कार्य का अर्थ है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता में कटौती करता है। इसीलिए व्यक्तिवाद जो है इसको आवश्यक बुराई मानता है, क्योंकि ये स्वतंत्रता में कटौती करता है। और अन्य महत्वपूर्ण फैक्टर में बात करेंगे, अराजकतावादी राज्य को अनावश्यक बुराई मानते हैं। व्यक्तिवादी जो है आवश्यक बुराई और अराजकतावादी राज्य को अनावश्यक बुराई के रूप में मानते हैं, और सर्वाधिकारवादी राज्य को गौरवान्वित तथा महिमामंडित करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, राज्य एक आवश्यक बुराई है, इस मत का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है व्यक्तिवाद से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह कथन किसका है? यह व्यक्तिवादियों का है, यानी डी इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न से कौन राज्य को आवश्यक बुराई मानते हैं? देखिए पीजीटी 2002 बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसका आंसर भी व्यक्तिवाद हो जाएगा। व्यक्तिवादी विचारक राज्य को अनिवार्य बुराई और अराजकतावादी विचारक राज्य को अनावश्यक बुराई मानते हैं। यह वक्तव्य है प्रमुखतः सत्य, ये राइट हो जाएगी, क्योंकि व्यक्तिवादी आवश्यक बुराई यानी अनिवार्य बुराई मानते हैं, और वहीं अराजकतावादी विचारक जो है राज्य को अनावश्यक बुराई मानते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न से कौन राजनीतिक सिद्धांत राज्य को आवश्यक बुराई मानते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, शास्त्रीय उदारवाद। शास्त्रीय उदारवाद को ही व्यक्तिवादी भी कहा जाता है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसको। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से कौन एक व्यक्तिवाद का समर्थक नहीं है? तो व्यक्तिवादी विचारक जो समर्थक नहीं है वो GDH कोल जो है व्यक्तिवादी के समर्थक नहीं है। वहीं ग्राहमवालास, हेयक और मिल जो है व्यक्तिवाद का समर्थन करते हैं, वहीं GDH इसका समर्थन नहीं करते हैं। आप देख सकते हैं लॉक, बेंथम, एडम स्मिथ, स्पेंसर, ग्राहमवालास, FA हेयक, आइजिया बर्लिन, रॉबर्ट नोजिक, मिल्टन फ्रीडमैन, नॉर्मन एंजल, मिस फॉलेट इत्यादि व्यक्तिवादी विचारक हैं, जबकि GDH कोल जो है श्रेणी समाजवादी विचारक हैं।
इसलिए इनके द्वारा व्यक्तिवाद का समर्थन नहीं किया जाता। वही बात करें A.G. पेंटी, A.R. ऑरेंज, S.G. हॉब्सन अन्य श्रेणी समाजवादी विचारक हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, व्यक्तिवाद से संबंधित वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा को किसने विकसित किया था। तो वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा का संबंध जो है हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा विकसित किया गया था। डी इसका आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं हर्बर्ट स्पेंसर को 1820 से 1930 19वीं शताब्दी का ब्रिटिश दार्शनिक और सामाजिक सिद्धांतकार था। इसने वैज्ञानिक आधार पर व्यक्तिवाद को स्थापित किया। स्पेंसर के चिंतन को सामाजिक डार्विनवाद की मुख्य अभिव्यक्ति माना जाता है। इसने प्राकृतिक विज्ञानों के नियमों को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में लागू किया। इसने प्राकृतिक चयन के नियम को सामाजिक प्रगति की प्रक्रिया पर लागू करते हुए यह तर्क दिया कि कम योग्य व्यक्तियों को अधिक योग्य व्यक्तियों के हित में बलिदान कर देना चाहिए। राज्य को अयोग्य व्यक्ति को संरक्षण देने की आवश्यकता नहीं है। ये हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा कहा गया था, इसीलिए इसे वैज्ञानिक व्यक्तिवाद के रूप में जाना जाता है। बाकी अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें, स्पेंसर ने सब तरह के कल्याण कार्यक्रमों का खंडन किया। इसने मताधिकार के विस्तार का विरोध किया। स्पेंसर ने आशा व्यक्त की कालांतर में बाजार समाज को इतना विनियमित यानी रेगुलेट कर देगा कि राज्य अस्तित्व निरर्थक हो जाएगा। इसकी जो प्रमुख कृति है सोशल स्टैटिक्स है, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी तथा मैन वर्सेस स्टेट हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा लिखी गई थी। इसकी तीसरी बुक जो है मैन वर्सेस स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रणेता माना जाता है। तो आधुनिक व्यक्तिवाद, तो ठीक है, आधुनिक व्यक्तिवाद का जो प्रणेता ग्राहम वालास को माना जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। आधुनिक व्यक्तिवाद के स्थान पर समूह या समवांशों की सर्वोपरिता में आस्था रखता है। आधुनिक व्यक्तिवाद सत्ता के विकेंद्रीकरण और राज्य की शक्तियों का कार्य क्षेत्र में नियंत्रण का पक्षधर है। ग्राहम वालास, नॉर्मन एंजल, वेलॉक तथा मिस फॉलेट आधुनिक व्यक्तिवाद के प्रमुख मतक हैं। इनकी प्रमुख कृतियों की बात करें, ग्राहम वालास की ग्रेट सोसाइटी लिखी गई थी इनके द्वारा, नॉर्मन एंजल के द्वारा द ग्रेट इल्यूजन लिखा गया था, ठीक है, और वेलॉक के द्वारा द सर्वाइवल स्टेट की बात की गई थी, और मिस फॉलेट के द्वारा द न्यू स्टेट की बात की गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, राजनीतिक सिद्धांत जो नागरिकों के व्यक्तिगत जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप करे उसे क्या कहते हैं। उसे व्यक्तिवाद कहते हैं। आखिर व्यक्तिवाद न्यूनतम हस्तक्षेप की बात कहता है, व्यक्ति के जीवन में कम से कम हस्तक्षेप किया जाए, ये व्यक्तिवादी विचारक कहते हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, इनके से व्यक्तिवादी विचारक हैं, तो व्यक्तिवादी विचारक कौन हो जाएंगे, हर्बर्ट स्पेंसर, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनके जो मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है द मैन वर्सेस स्टेट, ठीक है, मनुष्य बनाम राज्य। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, योग्यतम की अधिजीविता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो योग्यतम की अधिजीविता का विचार भी हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा दिया गया था। ये देख सकते हैं आप लोग, इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से रीड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, लेजेस फेयर का क्या अभिप्राय है। तो लेजेस फेयर का मतलब है व्यक्ति को अकेला छोड़ दो। ये व्यक्तिवादी विचारक के द्वारा कहा गया था कि व्यक्ति को अकेला छोड़ दो, इसका मतलब है लेजेस फेयर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 15 का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आमतौर पर समझा जाता है कि यह पद 18वीं शताब्दी में फ्रांस के एक व्यक्ति GM बिसेट द गोर्ने की देन है। व्यापार पर लगी अनेक पाबंदियों से तंग आकर एक दिन उनके मुंह से लेजेस फेयर अर्थात चीज़ों को अपने हाल पर छोड़ दो निकल पड़ा। व्यक्तिवादियों ने राज्य के हस्तक्षेप से बचने के लिए व्यक्ति को अकेला छोड़ दो के रूप में इसका प्रयोग किया, अर्थात लेजेस फेयर शब्द का प्रयोग किया कि व्यक्ति को उसके हाल में छोड़ देना चाहिए, राज्य को उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसका मतलब है लेजेस फेयर। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, शक्ति की राजनीतिक लोक कल्याण की राजनीति तकनीकी राजनीति के तथा दलीय राजनीति की प्रवृत्ति केंद्रीकरण की प्रवृत्ति का मुख्य कारण रही है। यह किसने कहा था, यह प्रोफेसर केसी ह्यूअर के द्वारा कहा गया था। शक्ति की राजनीति की बात प्रोफेसर केसी ह्यूअर ने की थी कि लोक कल्याण की राजनीति तकनीकी राजनीति तथा दलीय राजनीति की प्रवृत्ति का केंद्रीकरण की प्रकृति का मुख्य कारण रही है। अगला क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान शक्ति की रचना और भागीदारी का अध्ययन है। यह परिभाषा किसने दी थी। तो ये हेरोल्ड लॉसवेल और मार्टिन कापलान के द्वारा दी गई थी। इसका आंसर बी हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से रीड कर सकते हैं, ठीक है। हेरोल्ड लॉसवेल और मार्टिन कापलान ने और क्या क्या कहे थे इनके बारे में आप इसको देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, शक्ति विनिश्चयों के निर्माण में सहभागिता है। शक्ति की यह परिभाषा किसकी है। ये हेरोल्ड लॉसवेल के द्वारा ये कहा गया था। लॉसवेल अपनी पुस्तक पावर एंड सोसाइटी, ठीक है, पावर शक्ति और समाज में शक्ति को परिभाषित करते हुए लिखा है कि निर्णय निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निर्णय निर्माण में ये जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, पावर एंड सोसाइटी।
अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने राजनीति शास्त्र को शक्ति के निर्माण एवं साझेदारी के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया था? तो हेरोल्ड लासवेल और यहाँ पर अब्राहम दे रखा है, मार्टिन कापलान होना चाहिए, हेरोल्ड लासवेल और मार्टिन कापलान के द्वारा, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने इस विचार का समर्थन किया कि राजनीतिक शक्ति की अवधारणा राजनीति के अध्ययन की आधारभूत अवधारणा है? इसका समर्थन जो है एलन बॉल के द्वारा किया गया था, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, आधुनिक राजनीति विज्ञान में प्रक्रिया की संकल्पना किसने दी थी? तो प्रक्रिया यानी प्रोसेस की बात इसमें जो है आर्थर बेंटले के द्वारा की गई थी। इसको देख सकते हैं आप लोग। आधुनिक राजनीति विज्ञान में प्रक्रिया की संकल्पना आर्थर बेंटले ने अपनी पुस्तक द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट नामक पुस्तक में सुव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत की थी। बेंटले परंपरागत राजनीति विज्ञान का कड़ा आलोचक है। वह उसे बंजर, औपचारिकतापूर्ण, प्राणहीन, बंधिया और स्थैतिक मानता है क्योंकि उसमें प्रक्रिया के अध्ययन पर पर्याप्त जोर नहीं दिया गया था। इसीलिए जो है आर्थर बेंटले के प्रयास से प्रक्रिया के अध्ययन को व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान में अपना लिया गया। अब व्यवस्थापिका तथा न्याय प्रक्रियाएं, निर्णय निर्माण प्रक्रिया तथा राजनीतिक प्रक्रिया के अध्ययन पर विशेष बल दिया गया है, अर्थात प्रक्रिया की जब बात होगी आर्थर बेंटले हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, कैटलिन के अनुसार राजनीति विज्ञान का विशेष क्षेत्र क्या है? तो राजनीति विज्ञान का विशेष क्षेत्र कैटलिन के अनुसार शक्ति का अध्ययन यानी पावर की बात इसमें कैटलिन के द्वारा की गई है, पहला इसमें राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अरस्तु के अनुसार दास्ता जो है कैटलिन को आप देख सकते हैं, ठीक है। हम अरस्तु के अनुसार दास्ता क्या है? दो दास्ता जो है प्राकृतिक और लाभप्रद है। अरस्तु ने जो दास प्रथा थी उसको जो है प्राकृतिक और लाभप्रद बताया था, उसका अर्थात उन्होंने अरस्तु के द्वारा समर्थन किया गया था। आप देख सकते हैं इसके अरस्तु के अनुसार दास्ता प्राकृतिक और यह स्वामी तथा दास दोनों के पक्षों के लिए लाभकारी है। अरस्तु का मानना था कि प्रकृति ने मनुष्यों को दो समूह में बांटा है। जिन आत्माओं में प्रकृति ने शासन और आदेश मानने का सिद्धांत जमाया हुए प्राकृतिक दास तथा दूसरे मनुष्य स्वतंत्र होते हैं और शासक के रूप में पैदा होते हैं, उनमें बौद्धिक बल होता है, वे स्वामी होते हैं। इस तरह बौद्धिक असमानता शारीरिक क्षमता के आधार पर दास स्वामी का संबंध जो है प्रारंभ हुआ था। इसीलिए अरस्तु जो दास प्रथा को का समर्थन अरस्तु के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, अरस्तु के अनुसार निम्न में से कौन सा यथार्थवादी और व्यवहारिक राज्य है? तो ये राजतंत्र हो जाएगा, इसका आंसर डी राइट हो जाएगा। अरस्तु ने शासन तंत्र का जो वर्गीकरण किया है उसमें पॉलिटी यानी राजतंत्र को श्रेष्ठ प्रणाली माना है। यह प्रणाली यथार्थवादी और व्यवहारिक इसलिए है क्योंकि इसमें सभी वर्गों के दावों को स्वीकार कर क्रांति के अवसरों को कम किया गया है। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अरस्तु की नागरिकता की अवधारणा को लागू करने पर क्या गया था? केवल कुछ भारतवासी भारत के नागरिक और भारत के माने जाएंगे, ये अरस्तु के द्वारा कहा गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक नागरिक समाज की महत्वपूर्ण विशेषता है? तो बाध्यकारिता जो है नागरिक समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नागरिक समाज के संदर्भ में उदारवादी और मार्क्सवादी व्याख्या में अंतर है, फिर भी इसके बाध्यकारी स्वरूप को लेकर दोनों सहमत हैं। कौन कौन? उदारवाद और मार्क्सवाद। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद के एक प्रवृत्ति थी जिसने क्या किया था? राजनीति विज्ञान को मानव प्रकृति पर आधारित किया था, ए इसमें राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, व्यवहारवाद की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। कौन सी विशेषता है व्यवहारवाद की? अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण व्यवहारवाद की महत्वपूर्ण विशेषता है। व्यवहारवाद जो है अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण की बात करता है। आप देख सकते हैं इसको, व्यवहारवाद को वैज्ञानिकता के सांचे ढांचे में ढालने के लिए अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण का उपयोग किया गया। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीति विज्ञान को विभिन्न विषयों से संबंध कर अध्ययन पर बल दिया जाता है। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है। यह किसके द्वारा कहा गया था? व्यवहारवाद को राजनीति विज्ञान का जनक ये चार्ल्स मेरियम के द्वारा कहा गया था, बी इसका आंसर हो जाएगा। आप इसे देख सकते हैं, चार्ल्स ई मेरियम को व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान का बौद्धिक जनक माना जाता है। इन्होंने ही सर्वप्रथम राजनीतिक व्यवहार को राजनीतिक शोध में सम्मिलित करने की बात कही। मेरियम के नेतृत्व में शिकागो विश्वविद्यालय का राजनीति विज्ञान विभाग संचालित किया गया, ठीक है, मेरियम ने शिकागो में। तो 1925 में व्यवहारवादी क्रांति का शिकागो विश्वविद्यालय से विधिवत सूत्रपात हुआ और यद्यपि राजनीति शास्त्र में इसका व्यापक प्रचलन दूसरे महायुद्ध के बाद हुआ। व्यवहारवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने में दो अमेरिकी संगठनों का बड़ा योगदान रहा है। ये संगठन अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन और सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल थे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, इनमें से कौन व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद का प्रतिपादक है? तो व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद का जो प्रतिपादक है डेविड ईस्टन को माना जाता है, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और व्यवहारवाद की बात करेगा चार्ल्स मेरियम हो जाएंगे और व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद का प्रतिपादक की बात आएगी डेविड ईस्टन, राइट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं दोनों व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद दोनों की ही अवधारणाओं में योगदान देने का श्रेय डेविड ईस्टन को माना जाता है, जबकि यह
वह उत्तर व्यवहारवाद का प्रतिपादक भी हैं। व्यवहारवाद को प्रतिपादित करने का श्रेय जो है मेरियम को एवं उनके सहयोगों को दिया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, इनमें से किसने राजनीति विज्ञान के व्यवहारवादी अध्ययन के विकास में योगदान दिया था? तो डेविड स्टन के द्वारा इसमें दिया गया था, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं अगले क्वेश्चन को, द्वितीय महायुद्ध के पश्चात व्यवहारवादी विचारधारा को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? अमेरिकी राजनीतिक विचारकों को जाता है। पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन व्यवहारवाद का समर्थक है? तो व्यवहारवाद के समर्थक की बात करें, डेविड स्टन राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं इनकी पुस्तक, इन्होंने अपनी पुस्तक द पॉलिटिकल सिस्टम में व्यवहारवाद का व्यापक विश्लेषण किया गया था। किनके द्वारा? डेविड स्टन के द्वारा द पॉलिटिकल सिस्टम में व्यवहारवाद की व्याख्या की गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, व्यवहारवादी उपागम का जन्म 1940 के दशक में कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था व्यवहारवादी उपागम का जन्म? 1940 के दशक में अमेरिका में, यानी यूएसए में। इसका ए आंसर हो जाएगा। व्यवहारवादी उपागम का जन्म अमेरिका में हुआ था 1940 के दशक में। चार्ल्स मेरियम के नेतृत्व में राजनीतिक व्यवहार के वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित करने की कोशिश शुरू हो चुकी थी। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस व्यवहारवादी विचारक ने अपने चिंतन में मानवीय स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठा को इरादों, ठीक है, इंटेंशन, प्रयोजन, परपोज और प्रेरणा, मोटिव से जोड़ा है? ये किसके द्वारा जोड़ा गया था? B.F. स्किनर के द्वारा जोड़ा गया था। व्यवहारवादी विचारक ने अपने चिंतन में 3 चीज़ें जोड़ी थी, इंटेंशन को, परपोज और मोटिव को। ये V.F. स्किनर के द्वारा जोड़ा गया था। आप देख सकते हैं इसको। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, उत्तर व्यवहारवाद का आधारभूत लक्षण नहीं है। तो इसका जो है सामाजिक रूढ़िवादिता की विचारधारा नहीं है। ये सामाजिक रूढ़िवादिता की विचारधारा जो है व्यवहारवाद का आधारभूत लक्षण है, उत्तर व्यवहारवाद का लक्षण नहीं है। ठीक है, ये तीनों उत्तर व्यवहारवाद के लक्षण हैं। प्रविधि से पूर्वसार, सामाजिक परिवर्तन पर बल और कम्युनिस्ट विज्ञान, ये तीनों राइट हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, उत्तर व्यवहारवाद की सर्वोत्तम व्याख्या की जा सकती है संरचनात्मक प्रकार्यवादी दृष्टिकोण के अग्रदूत के रूप में, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, उत्तर व्यवहारवाद की एक प्रमुख विशेषता क्या है? तो यह प्रतिक्रिया नहीं अपितु क्रांति है। ये उत्तर व्यवहारवाद की प्रमुख विशेषता हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निवेश, निर्गम, पुनर्निवेश शब्दों का प्रयोग किसकी व्याख्या में होता है? यह राजनीतिक व्यवस्था की व्याख्या में होता है। इसका डी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अन्य महत्वपूर्ण फैक्टर आप देख सकते हैं, किसी भी पर्यावरण में जिस ढांचे के अंतर्गत कोई विशेष प्रक्रिया संपन्न होती है उसे प्रणाली कहा जाता है। डेविड स्टन ने अपनी नई कृति ए फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिटिकल एनालिसिस, ठीक है, राजनीतिक विश्लेषण का ढांचा, यहाँ पर कार दिया गया है। 1965 में राजनीतिक प्रणाली का वर्णन किया है। इनके अनुसार राजनीतिक प्रणाली को अपने पर्यावरण से जो तत्व प्राप्त होते हैं उन्हें आगत या निवेश, इनपुट और आउटपुट, ठीक है, इनपुट कहते हैं, और यह प्रणाली जिन वस्तुओं का उत्पादन का निर्माण करती है उन्हें आउटपुट यानी निर्गत कहा जाता है। इसीलिए क्वेश्चन पूछ लेता है, आउटपुट और इनपुट मॉडल भी डेविड स्टन के द्वारा दिया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, व्यवहारवाद प्रेरणा लेता है, तो किससे लेता है? प्रत्यक्षवाद से प्रेरणा लेता है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। व्यवहारवाद प्रत्यक्षवाद से प्रेरणा लेता है। तार्किक अनुभवजन्य प्रत्यक्षवाद से किसी व्यक्ति का व्यवहार निर्धारित होता है। प्रत्यक्षवाद वह सिद्धांत है जो केवल वैज्ञानिक पद्धति यानी साइंटिफिक मेथड से प्राप्त ज्ञान को उपयुक्त, रिलेवेंट, विश्वस्त, रिलायबल और प्रमाणिक, वैलिड मानता है। प्रत्यक्षवाद के समर्थक यह मांग करते हैं कि सामाजिक विज्ञानों की सामग्री को प्रमाणिक रूप देने के लिए उसे प्राकृतिक विज्ञानों की पद्धति के अनुरूप ढालना जरूरी है। इसलिए व्यवहारवादी तार्किक प्रत्यक्षवाद से विशेष रूप से प्रभावित थे। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, उत्तर व्यवहारवाद की श्रेष्ठ व्याख्या किसने की थी? तो डेविड स्टन के द्वारा की गई थी। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20वीं शताब्दी के अंत में डेविड स्टन ने व्यवहारवाद की तकनीकी प्रवृत्तियों पर प्रबल प्रहार किया और उत्तर व्यवहारवादी क्रांति का शंखनाद किया। उत्तर व्यवहारवाद की 2 मुख्य मांगे थी। उसमें रिलेवेंस की बात की गई थी, प्रासंगिकता, और दूसरा जो है कार्रवाई यानी एक्शन की बात इसमें की गई थी। उत्तर व्यवहारवाद वास्तव में एक क्रांति है जिसका श्रेय जाता है, किसको जाता है? डेविड स्टन को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, फ्रैंकफर्ट स्कूल ने पूंजीवादी समाज की सांस्कृतिक आलोचना विशेषकर किस बात को लेकर की है? तो ये मनोवैज्ञानिक प्रभुत्व को लेकर की है। फ्रैंकफर्ट स्कूल ने पूंजीवादी समाज की जो सांस्कृतिक आलोचना जो है मनोवैज्ञानिक प्रभुत्व के आधार पर की है। तो यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं फ्रैंकफर्ट स्कूल नव मार्क्सवादी दर्शन का वर्णन करता है जिसे 1930 के दशक में जर्मनी में विकसित किया गया था। हर्बर्ट मार्क्यूज की बात करें, एरिक फ्रॉम
और यूजेन हैबरमास जैसे विचारकों ने पूंजीवादी समाज की आलोचना मनोवैज्ञानिक प्रभुत्व के आधार पर की है। पूंजीवाद वर्तमान में शिक्षा, संस्कृति और उदार प्रणाली के आधार पर स्वयं को वैध बनाने का प्रयास कर रहा है, जिसका प्रभाव आर्थिक नहीं मनोवैज्ञानिक है। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, इनमें से किसने कहा कि राजनीतिक समाज में मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है? यह डेविड ईस्टन के द्वारा ही मूल्यों का आवंटन की बात की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समाज कल्याण का सही संरचना है? तो इसमें सी राइट हो जाएगा। व्यक्ति लोक कल्याण के विरुद्ध किसी अधिकार का उपयोग नहीं कर सकता, ये इसमें राइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसको। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, एक संतुष्ट सुअर से एक असंतुष्ट सुकरात का जीवन श्रेयकर है, यह किसका कथन है? यह जो है जे.एस. मिल के व्यक्तिवाद से संबंधित है। ठीक है, ये उसने बेंथम के बारे में कहा था। बेंथम ने सुख और दुख की बात की थी, वहीं पर जो है जॉन स्टुअर्ट मिल उसके अपोजिट जाके एक संतुष्ट सुअर से एक असंतुष्ट सुकरात का जीवन श्रेष्ठकर है, यह कथन जो है जे.एस. मिल के द्वारा व्यक्तिवाद संबंधी विचारों में कहा गया था। किसका विश्वास था कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है परंतु उसकी संपत्ति की हानि को नहीं भूल सकता? ये मैकियावेली के द्वारा कहा गया था। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैकियावेली ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंस में शासक को किसी भी नागरिक की संपत्ति छीनने का स्पष्ट विरोध किया है। उपयुक्त कथन के संदर्भ में ये कथन मैकियावेली का हो जाएगा। चलिए, आज के लिए इतना काफ़ी है। 2 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। उदारवाद उससे पहले ही हम कंप्लीट कर चुके हैं। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।